हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 3 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज गवर्नेंस ऑफ चंडीगढ़ एंड आर्टिकल 240। चंडीगढ़ का गवर्नेंस और साथ में आर्टिकल 240 के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर होने वाले प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना है। सेकंड इज 20th G20 समिट इन जोहान्सबर्ग। अब G20 समिट तो हर साल होते रहते हैं, इस साल क्या खास हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के बारे में कुछ कुछ बातें बताई हैं। पाकिस्तान को जो फंड इशू होना है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल के इम्पोर्टेंट, तो अगर मैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से बोलूँ तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टॉपिक नंबर 1 और बाकी टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट है, बस फर्स्ट इज मोर। मैं आपको हमेशा ये इम्पोर्टेंस बताते रहूंगा क्योंकि अब नेक्स्ट कुछ महीनों बाद आपका प्रीलिम्स आएगा, तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा ध्यान से ज़रूर देखिए। एंड जो भी आप कीवर्ड्स आप ज़रूर सीखोगे, जो भी कीवर्ड सीख रहे हो, नए कीवर्ड सीख रहे हो, वोकैबुलरी में आपके एडिशन हो रहा है, उसके लिए अलग से आप नोटबुक बनाओ क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारे कीवर्ड्स आपको लिखने होंगे और वो कीवर्ड्स अभी से आप सीखते चलोगे एक नोटबुक बना के, तो उससे आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होते रहेगा। कीवर्ड्स हो सकता है, की फ्रेज हो सकता है, ऐसे फ्रेजेस हो सकते हैं जो भले ही आपको आते थे बट पहले आपने उसका यूज़ नहीं किया है या आपको नहीं पता कि उसका यूज़ कैसे करना है। बट यहाँ आपको वो आर्टिकल में समझ में आए और साथ-साथ कमेंट सेक्शन में भी आप उनको मेंशन। टॉपिक नंबर 1, गवर्नेंस ऑफ चंडीगढ़ एंड आर्टिकल 240। गवर्नेंस ऑफ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के गवर्नेंस की बात करते हैं। चंडीगढ़ क्या है? जैसे आप पढ़ते होंगे, इंडिया में स्टेट्स हैं, इंडिया में यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़ के बारे में आपने हमेशा पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का टेरिटरी है। वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट का रूल नहीं चलता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो लैंड नहीं आता। वहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ चलते हैं, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वही लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजे हुए ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ये है यूनियन टेरिटरी का मतलब। अगर वो किसी स्टेट के अंदर होता तो वो जैसे फॉर एग्जांपल गुवाहाटी, तो गुवाहाटी पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सब कुछ अपॉइंटमेंट या उनका ट्रांसफर वगैरह कौन कर रहा होता है? ट्रांसफर सारे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होते हैं। लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लैंड पे किस तरह से डेवलपमेंट कराना है, कहाँ ब्रिजेस बनाने हैं, कहाँ पे ओवर ब्रिजेस बनाना है, कहाँ पे रोड्स बनाने हैं, वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, बट चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। अब आर्टिकल 240 क्या है? आर्टिकल 240 ये कहता है कि जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए जो भी लॉज वगैरह बनना होगा वो प्रेसिडेंट के साइन से आ सकता है। प्रेसिडेंट अगर सीधे-सीधे ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं, उसी से ही लॉज वगैरह बन जाएगा। यहाँ पे पार्लियामेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बात ये होता है कि यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉ लॉ कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट बनाएगा। बट आर्टिकल 240 ये कहता है कि पार्लियामेंट की भी ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब प्रेसिडेंट के सहारे वो काम हो सकता है। प्रेसिडेंट साइनिंग अथॉरिटी होंगे, पीछे प्रेसिडेंट के कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो होती है। तो ये सीधे-सीधे बात यहाँ पे बोल दी गई थी। आर्टिकल 240 जैसे बहुत सारे आप अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन एंड दीव हो गया या फिर अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के सहारे इनका काम चल जाता है, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बट दिल्ली में क्या है? दिल्ली में सीएम भी है। दिल्ली में पुडुचेरी, पुडुचेरी में भी आपको पता है वहां भी सीएम, वहां भी असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। वहां पे डायरेक्टली 240 का यूज नहीं किया जाता है। 240 का यूज पुडुचेरी में तभी होता है जब वहां सीएम का पोस्ट जो है वो एब्सेंट है, वहां लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सस्पेंडेड है। और चंडीगढ़ के लिए भी सीधे-सीधे 240 का यूज नहीं किया जाता, मतलब जो भी लॉ वगैरह बनेगा वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। बट अभी बात ये हो रही है कि सीधे-सीधे उसको किसमें डाल दिया जाएगा? 240। अब इसको जैसे ही पंजाबी लोगों ने सुना, पंजाबी लोग जो है नाराज हो गए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ को वो पंजाब का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं और चंडीगढ़ का जो पंजाब का जो गवर्नर होते हैं वही
सीधे सीधे चंडीगढ़ के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट पे काम करते हैं। ड्यूटीज के लिए जनरली लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट होता है और स्टेट्स के लिए गवर्नर का पोस्ट। सेम पोस्ट ही है, जो पंजाब का गवर्नर होता है वही चंडीगढ़ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो पंजाब वाले लोगों को ये चीज अच्छी लगती है कि हाँ, पंजाब से कहीं ना कहीं चंडीगढ़ का जो रिश्ता है वो गवर्नेंस के रूप में भी जुड़ा हुआ है। अभी ये बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 131st अमेंडमेंट बिल आने वाला है और बिल में पंजाब को लेके, चंडीगढ़ को लेके बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 239 की। चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर। वहां पे कोई एमएलएज नहीं होते हैं चंडीगढ़ के अपने एमएलएज। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बनाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट करता है। मतलब प्रेसिडेंट के पीछे कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंट का तो बस चेहरा होता है, नाम होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होता है। 1966 से 1984 तक चंडीगढ़ के पास एक सेपरेट चीफ कमिश्नर दिया गया था, बट 1984 में बहुत सारा मिलिटेंसी हुआ पंजाब में। इसकी वजह से इंदिरा गांधी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। द सेंटर डिसाइडेड द गवर्नर ऑफ पंजाब वुड एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ टू इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन। इम्प्लीकेशन क्या हुआ? दिस अरेंजमेंट एक्नॉलेज पंजाब स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड पॉलिटिकल क्लेम ओवर चंडीगढ़ एज इट्स कैपिटल। ठीक है, आप पॉलिटिकल मैप देखोगे 1951 में आपको ये मैप दिखेगा, पेप्सू दिखेगा अलग से, बिलासपुर अलग से दिखेगा, हिमाचल प्रदेश दिखेगा। ठीक है, 54 में आपको दिखेगा, 56 में और खासकर 66 में जब बंटवारा हुआ, इसमें आपको हरियाणा अलग दिखेगा जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, पंजाब आपको अलग दिखेगा, हिमाचल प्रदेश अलग। ये 3 अलग-अलग स्टेट बन चुके थे और चंडीगढ़ के लिए दोनों हरियाणा और पंजाब दोनों आपस में लड़ रहे थे कि हमें चाहिए और हमें चाहिए। इसीलिए चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कि ना तो हरियाणा का होगा और ना तो वो पंजाब का होगा। हरियाणा और पंजाब दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे इसके लिए, है ना? तो पॉलिटिकल लड़ाई आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि गोली बंदूक बारूद लेके लड़ रहे हैं। तो चंडीगढ़ पे दोनों का क्लेम बना हुआ रहता है, दोनों का लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ रहता है? चंडीगढ़ में रहता है। अब हिमाचल प्रदेश तो खैर अलग हो गया। अगर आपको दिल्ली होके कहीं हिमाचल प्रदेश जाना होता है तो आपकी बसेस जो होती है वो चंडीगढ़ होके ही आगे जाते हैं। तो ये तो कहानी हो गई पूरी पूरी चंडीगढ़ की। आर्टिकल 240 क्या है? आर्टिकल 240 empowers the president to make regulations for the peace, progress and good governance of the union territory. पावर क्या है? A regulation made by the president under this article has the same force and effect as an act of parliament. पार्लियामेंट अगर एक्ट बनाएगी मतलब लॉ बनाएगी तो जो पावर होगा वही पावर आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को देता है यूनियन टेरिटरीज के मैटर पे। कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ लॉ को ये रिपील भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। करेंटली कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी। जब उसकी असेंबली सस्पेंडेड है तब ये इन जगहों पे ये पूरा पूरा आर्टिकल 240 लग सकता है। कहाँ नहीं लगता है? चंडीगढ़ में नहीं लगता है, दिल्ली में नहीं लगता है। ठीक है, इम्प्लीकेशन करेंटली फॉर चंडीगढ़ ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। जो प्रेसिडेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है कैन नॉट सिंपली इशू रेगुलेशन टू चेंज लॉ लाइक द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन था लॉ था। तो बिल की बात ये हो रही थी सीधे सीधे, है ना, कि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 डाल दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट हो जाएगा, लॉ मेकिंग है चंडीगढ़ के लिए और सिंपल हो जाएगा। छोटे छोटे जो लोकल लॉज होते हैं उसके लिए पार्लियामेंट का भरोसा नहीं, पार्लियामेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को देश के बड़े बड़े लॉज बनाने, चंडीगढ़ के छोटे छोटे लोकल लॉज क्यों बनाए? ठीक है, तो उस वो सब काम आसान हो जाएगा। फियर क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब फियर दिस वुड पेव द वे टू अपॉइंट अ सेपरेट एलजी। तो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हैं, एक सेपरेट एलजी आ सकता है ना? जो गवर्नर ऑफ पंजाब है उनका डुअल रोल खत्म हो सकता है। ये सब पंजाब के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको डर है। पंजाब का अपोजिशन क्यों है? जो पंजाब का क्लेम है चंडीगढ़ के ऊपर वो डाइल्यूट होता है, कम होता है। फेडरल इंक्रोचमेंट रिमूविंग दिस लिंक इट्स एज अ मूव टू मेक चंडीगढ़ एज परमानेंट सेंट्रल सीवियरिंग इट्स टाइज विद पंजाब। पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज देख रही है कि पंजाब का वहां पे रोल जो है कम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो स्टेटस को बना हुआ रहेगा। स्टेटस को मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा।
The Home Ministry stated the proposal was only to simplify legislative process, but it is now under consideration and will not be introduced. होम मिनिस्ट्री ने ये बोला कि देखो ये सिर्फ प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए था, बट अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अश्योरेंस दिया गया, दे अश्योर्ड दैट द ट्रेडिशनल अरेंजमेंट मतलब पंजाब गवर्नर जो है वही एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं चंडीगढ़ के लिए, बिटवीन चंडीगढ़ एंड द स्टेट ऑफ पंजाब विल नॉट बी अल्टर्ड विदाउट। अब आते हैं टॉपिक नंबर 20th G20 समिट इन जोहानिसबर्ग में 20th G20 समिट हुआ है ना? ठीक है, आप बताओ इंडिया में कब हुआ था? इंडिया में हुआ था 2020। 2024 में कहाँ हुआ था? आप कमेंट में बता सकते हो, अभी पॉज करके अभी बता दो, आगे तो मैं बता दूंगा। 2025 में कहाँ पे हो रहा है? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। पहली अफ्रीकन सिटी में या पहली अफ्रीकन कंट्री में ये G20 समिट पहली बार हुआ है। पहला बार ऐसा हुआ है कि G20 समिट अफ्रीकन। 2026 कहाँ पे होने वाला है ये बता, ये भी कमेंट सेक्शन में आप बता दो, है ना? 3 साल के, या देखो जो पुराने हैं वो तो बताया जा सकता है, ये 3 साल जो अभी जो साल चल रहा है, जो साल आने वाला है और जो साल बीत गया है, इसको ट्रोइका के नाम, जो 3 इयर्स हैं, 3 प्लेसेस हैं जहां जहां G20 की तो पहले हो चुकी, 1 साल पहले या ऑनगोइंग है या आने वाली है, इसको हम ट्रोइका के नाम से जानते हैं। इस साल का समिट जैसे खत्म होगा, फिर अगले 1 साल आगे की कंट्री को अनाउंस किया जाए। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है कि कोई परमानेंट प्लेस पे किसी परमानेंट कंट्री में G20 का सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। G20 नाम सुन के लगता होगा दैट इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, बट यहाँ पे सिर्फ 19 कंट्रीज ही है, साथ में एक यूरोपियन यूनियन है, और जब इंडिया में समिट हो रहा था तो अफ्रीकन यूनियन को ही जोड़ दिया गया। G20 के बारे में ये सारी बातें, G20 ये ग्रुपिंग है जो कि वर्ल्ड के इकोनॉमिक मैटर्स पे एक साथ डिस्कशन करती है और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है। The 20th G20 Leaders Summit commenced in Johannesburg, marking the first time the summit is being hosted by an African nation. Prime Minister Modi addressed the plenary, proposing new initiative and pitching the Indian philosophy of integral humanism. Integral humanism आप तब पढ़ते हो जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन पढ़ते हो, इसमें श्री M.N. रॉय के बारे में पढ़ते हो। बट हाँ, अभी तक के लिए मान लो ह्यूमन का हर तरीके से एमेंसिपेशन हो जाए, फ्रीडम मिल जाना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। वही सस्टेनेबल ग्रोथ का पाथवे है। G20 इंस्टीट्यूशन फाउंड किया गया 19 में, जब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई के बाद। फिर वो धीरे धीरे लीडर्स लेवल समिट बन गया 2008 के बाद से। टोटल कंट्रीज कितनी है? 19 कंट्रीज हैं यहाँ पे, एक यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन। कैसे वर्क करता है? ट्रोइका से, ये सब तो मैंने बता दिया। ट्रोइका कौन है? ब्राजील पहले था, इस साल साउथ अफ्रीका है, अगले साल यूएस होने वाला है। यूएस होने वाला है, बट एक प्रॉब्लम है, एक कैच है। यूएस होने वाला है, बट यूएस ने इस साल बाइकआउट कर दिया G20 को। G20 के समिट में यूएस गया ही नहीं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप दिखे ही नहीं। ठीक है, हाउ पावरफुल इज G20? वर्ल्ड का 85% ऑफ इकोनॉमी, 75% ऑफ ट्रेड और थर्ड पॉपुलेशन, आपको इंपॉर्टेंट तो दिखेगा ही। मेंबर कंट्रीज कौन है G20 के मेंबर? आपको याद होनी चाहिए। पावरफुल कंट्रीज तो नहीं बोलो, जो ज्यादा पैसे वाली कंट्री, इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री G20 के अंदर आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो भी कंट्रीज हैं, इंडिया नंबर 1 कंट्री बताओ, यूएस हो जाएगा, फिर बताओ चाइना हो जाएगा, फिर बताओ जर्मनी हो जाएगा, फिर इंडिया हो जाएगा, फिर जापान हो जाएगा, ब्राजील भी बड़ी कंट्री, कनाडा है ना, फ्रांस है, ऐसे करके। इसके पहले जापान के बाद ये इंडिया के बाद जापान, जापान के बाद आपको फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, ये सब बड़ी इकोनॉमीज है। रशिया, अर्जेंटीना, ये सब सारी कंट्री, ये आपको कहाँ भी दिखेगा? G20 के अंदर। सऊदी अरेबिया भी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया बोल सकते। तो ये G20 के पार्टनर्स। की हाईलाइट अभी जो जोहानिसबर्ग में हो रहा है, इसमें किसकी बात चल रही है? इसमें बात चल रही है सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी मतलब भाईचारा, कंट्रीज की इक्वालिटी, हर कंट्री की इक्वालिटी में दिखना, और सस्टेनेबल फ्यूचर। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज। फॉर द फर्स्ट टाइम द एजेंडा वाज
डोमिनेटेड बाय डेवलपमेंटल इशू। इस बार का जो एजेंडा था, जो एजेंडा में हंगर की बात थी, डेट की बात, रादर देन वेस्टर्न सिक्योरिटी, रादर देन यूरोपियन कंट्रीज में या यूएस और अमेरिकन कंट्रीज में इस तरह का सिक्योरिटी कंसर्न बात ज़्यादा नहीं। थैंक्स टू साउथ अफ्रीकाज प्रेसिडेंट, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात की गई कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चेंज को रोकने के लिए है ना, जो गरीब कंट्रीज उनको हेल्प करने के लिए ट्रिलियंस में फंड चाहिए और वो डेवलप्ड कंट्री को देना पड़ेगा। टेररिज्म को कंडेम किया गया, टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग टेरर फंडिंग चैनल्स को कंडेम। ड्रग टेरर, ड्रग्स बेच के पैसा आता है, पैसे से टेरर का फाइनेंसिंग। ये क्या है? ड्रग टेरर फंडिंग चैनल्स। A unified stance condemning terrorism in all its forms. US ने boycott किया. The declaration was adopted despite the absence of the US president, signaling a shift towards a multipolar order. जहां हम यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, जहां G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिनको यूएस ही लीड करता है, ग्रुप ऑफ 7 में जो है ना वेस्टर्न नेशन है, वेस्टर्नाइज नेशन, इंडस्ट्रियलाइज जो वगैरह इसमें यूक्रेन सब है, तो ये G7 डिक्टेट नहीं करेगा, बाकी कंट्रीज काम कर लेंगी। मोदी जी ने इस मौके का बड़ा फायदा उठाया और मोदी जी ने 6 बड़े प्रपोजल दे डाले। पहला प्रपोजल दिया ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब हम उसको सेव करके रखें। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ना, जो अलग अलग कम्युनिटीज का नॉलेज है, ट्राइबल का नॉलेज है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो इंडिया में होती है, बाकी जगह होती है, उसको डिजिटली आर्काइव करें। G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, अ प्लेस टू क्रिएट 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर, 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर की बात करी गई। ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, a rapid deployment force of medical experts for future pandemic, countering drug terror nexus, a dedicated mechanism to track and choke funding from narcotics. ड्रग और टेरर का नेक्सस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेंटानिल करके एक ड्रग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव, प्रोमोटिंग रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, sharing ISRO NASA data with the global south for agriculture and disaster management. What is the drug terror nexus? The symbolic relationship between narcotic traffickers and terrorists. ठीक है, कैसे वर्क करता है? टेररिस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन रूट्स टू ड्रग कार्टेल्स को टेररिस्ट रूट प्रोवाइड करते हैं, बदले में कार्टेल्स उनको कैश देते हैं और वेपन्स देते हैं। The Taliban in Afghanistan used opium trade to fund their insurgency for 20 years. PM मोदी emphasized that you cannot end terrorism without choking its ATM. जब तक ATM को इसको चोक नहीं करोगे, टेररिज्म को खत्म करना मुश्किल। फेंटानिल क्या है? सिंथेटिक ओपियाइड है। ओपियाइड मतलब पेन किलर है। 50 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट है मॉर्फिन से। ग्लोबल थ्रेट क्या है? चीप है, हीरोइन है ना वगैरह से, और लीथल है। लैब्स में बहुत चीपली बनाया जाता है। टाइनी डोज भी फैटल होता है, किसी की जान लेने के लिए काफी है। वेपनाइज किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इसको ट्रैफिक किया जा रहा है मैक्सिको वगैरह से, गोल्डन ट्रायंगल से। दैट इज फ्यूलिंग अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन द यूएस एंड फंडिंग क्राइसिस फॉर ग्लोबल। अब ये 6 प्रपोजल जो है मोदी जी ने दे डाले। टैलेंट मोबिलिटी के लिए, है ना, मिनरल सर्कुलेटरी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, स्किल मल्टीप्लायर, ये सारे जो यहाँ देख रहे हो ना, क्रिटिकल मिनरल, ओपन सैटेलाइट, ये सब कुछ मोदी जी ने दे डाला। साथ साथ एक नया पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है ACITI। ACITI, A फॉर ऑस्ट्रेलिया है, C फॉर कनाडा है, I फॉर इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ठीक है, ACI और साथ में TI, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ACITI ये नया ग्रुपिंग है। अगले साल प्रीलिम्स के लिए ये ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें AI, क्लीन एनर्जी एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन पे जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने के साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज भी मुस्कुरा रहे हैं। बट कनाडा का पीएम जो हुआ करते थे वो जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे। जस्टिन ट्रूडो जो है अभी कनाडा का पीएम नहीं है, दूसरे पीएम बने जिनका नाम है मार्क कैन। जब तक जस्टिन ट्रूडो थे, इंडिया और कनाडा का रिलेशन थोड़े हिले हुए से थे, बट अभी लग रहा है जब से नए कैनेडियन प्रेसिडेंट कमान संभाली है मार्क कार्नी ने, तब से रिलेशन जो है इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक पार्टनरशिप भी लॉन्च कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर। क्लीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में माइनिंग है ना, बहुत सारे हमारे देश के माइनिंग इंजीनियर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा रहते हैं और वहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग में काम करते हैं। G20 का लिए सिग्निफिकेंस क्या है? एजेंडा सेटिंग,
It allows India to shape global rules on digital public infrastructure. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? यूपीआई है ना? यूपीआई के अलावा कोविन पोर्टल बना था कोविड के टाइम पे, तो ये सब क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब में हम एजेंडा सेट कर सकते हैं, हम लीडर हैं। बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंसिंग एक्ट मतलब G7, जहाँ यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, ये वेस्टर्न नेशन है। ब्रिक्स में यहाँ पे मेनली डेवलपिंग नेशन है, उन दोनों के बीच में हम लोग एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, बैलेंसिंग का काम। ठीक है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो फुलफिल होगा ही। अब तीसरा कंट्री सीधे सीधे आईएमएफ नहीं है, आईएमएफ फ्लैग्स पाक्स करप्शन। पाक्स करप्शन को फ्लैग किया इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट सिस्टम फेवरिंग एलिट। तो आईएमएफ ने ये बोला है रिसेंटली, पाक में, पाकिस्तान में करप्शन हो रहा है, पब्लिक ट्रस्ट जो है इरोड हो रहा है, कम हो रहा है, उड़ रहा है, और सिस्टम जो है पाकिस्तान का सिस्टम एलीट लोगों को फेवर कर रहा है। वो एलीट लोग कोई भी बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो एलीट लोग मतलब पावरफुल लोग। करंट न्यूज क्या है? आईएमएफ हैज रिलीज्ड अ क्रिटिकल रिपोर्ट टाइटल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक ऑन पाकिस्तान। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक ऑन पाकिस्तान. This report was precondition for releasing the next installment of $7 billion extended fund. ये रिपोर्ट एक तरह से प्री कंडीशन था, है ना, रिलीज करने के लिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ $7 बिलियन एक्सटेंडेड फैसिलिटी। $7 बिलियन का लोन आईएमएफ ने इशू किया था इसको, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को ये फंड देने से पहले एक तरह से ये रिपोर्ट रिलीज, ये रिपोर्ट कंसर्न्स बताता है कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर हो रखा है, एलीट ने सब कुछ कैप्चर कर रखा है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बहुत हो रहा है, एंड जुडिशियल सिस्टम है जो कभी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में गिर सकता है। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ 1994 में बना, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, साथ में वर्ल्ड बैंक भी बना, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन। ओरिजिनली क्रिएटेड टू मैनेज एंड सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, रुपया का, डॉलर का और करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स रहे, है ना। बाद में इसका गोल शिफ्ट हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ। प्रोवाइडिंग शॉर्ट मीडियम टर्म लोन टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रही है उसकी तरफ ये लोन देगा। ये आईएमएफ क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश ट्वाइस अ ईयर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटरिंग। ये सारे रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? आईएमएफ। आईएमएफ की फैसिलिटीज मतलब आईएमएफ कितने तरीके से लोन देता है? आईएमएफ क्राइसिस सिचुएशन में लोन देता है। जब बहुत अचानक से क्राइसिस सिचुएशन हो जाती है तो लोन की जरूरत आती है तो आईएमएफ देता है। अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग तरीके से जो लोन देता है वो आईएमएफ की फैसिलिटीज हैं। ये एलआईसी देख रहे हो, मतलब लीस्ट या लो इनकम कंट्रीज की बात यहाँ पे की, लो इनकम कंट्री या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात यहाँ पे हो रही, जिनको एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, क्या ये सब याद करना है? नहीं, जिसमें 5.5 ईयर्स, 5.5 ईयर ये सब दिया गया है। ठीक है, बाकी जो है बाकी कंट्रीज के लिए ऑल स्टैंड बाई अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है, इसमें 12 to 24 मंथ्स, 5 ईयर तक डिस्बर्समेंट होगा। ये ऐसे ऐसे फैसिलिटीज आईएमएफ की आती है, तो इसलिए ये सब पढ़ने की और रटने की जरूरत नहीं है। बट ये ध्यान में रखना है कि लो इनकम कंट्रीज के लिए भी फंडिंग देता है, और बाकी सारी कंट्रीज, कोई भी कंट्री को अचानक से क्राइसिस में आ सकती है और लोन की जरूरत पड़ सकती है। वोटिंग पावर, वन कंट्री वन वोट नहीं होता है, एक कंट्री एक वोट नहीं देती है। जिस कंट्री का ज्यादा कोटा होता है वो कंट्री का वोट शेयर ज्यादा होता है। कोटा किस पे डिपेंड करता है? जिस कंट्री ने ज्यादा पैसा लगाया है आईएमएफ, सीधे सीधे, है ना। जीडीपी का वेटेज, ओपननेस, कितना कंट्री ओपन है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है, कितना उसके पास रिजर्व्स है, ये वेटेड एवरेज लगाया जाता है। यूएस के पास सबसे ज्यादा कोटा है 17% का, वो वीटो पावर दे सकता है ना, क्योंकि 85% मेजोरिटी चाहिए होता है। कितना मेजोरिटी? आईएमएफ के फंडिंग के लिए मेजोरिटी चाहिए होता है, और वो मेजोरिटी है 85। अगर 85% मेजोरिटी मिल गया तो फिर आईएमएफ जो है, आईएमएफ के अंदर वोटिंग सक्सेसफुल होगी। बट यूएस अगर निकलेगा तो यूएस का 17% घटा लो, यूएस का 17% अगर निकल गया तो कभी भी 85% नहीं पहुंचा। मतलब यूएस ने अगर किसी फंडिंग को नो बोला तो मतलब वो फंडिंग नहीं होगी। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान को फंडिंग मिली थी ऑपरेशन
दूर के आसपास, है ना, तो वहां पे यूएस नहीं बोला तो फंडिंग मिल गई। इंडिया के पास वोटिंग परसेंटेज कम है, सिर्फ और सिर्फ 2.75। इंडिया के कंसर्न्स क्या है? इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एब्सटेन्ड और रेज्ड कंसर्न ओवर आईएमएफ बेल आउट्स टू पाकिस्तान ऑन 3। आईएमएफ जो बेल आउट करती है, मतलब पाकिस्तान को पैसे की प्रॉब्लम से निकालती है, तो 3 ग्राउंड पे हमने बोला है कि पाकिस्तान आईएमएफ अच्छा नहीं कर रहा है। फंजिबिलिटी ऑफ मनी, जो पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान को डेट सर्विसिंग के लिए, लोन चुकाने के लिए, है ना, वो पाकिस्तान अपना डिफेंस को मॉडर्नाइज करने में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में यूज। पाकिस्तान को जो फंड दिया जा रहा है वो मॉनिटरिंग हो रहा है, वो इंड यूज उसका क्या हो रहा है, पैसा कहाँ लीक हो रहा है, पैसा क्या डीप स्टेट को तो लीक नहीं हो रहा है। डीप स्टेट मतलब दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर है, बट एक्चुअली पैसा मिलिट्री के पास जा रहा है, मिलिट्री से आईएसआई के पास जा रहा है और वहां से टेररिस्टों के पास तो नहीं जा रहा। मोरल हैजार्ड, बेल आउट्स, पाकिस्तान को 58 से 24 टाइम्स बेल आउट किया गया, है ना, और पाकिस्तान में अभी तक रिफॉर्म हुआ नहीं है। ठीक है, मेक पाकिस्तान टू बिग टू फील एडिक्ट, पाकिस्तान एक एडिक्ट बन गया है लोन लेने का। 24 टाइम्स मतलब बेगिंग बॉल तभी बोलते हैं कि बेगिंग बॉल लेके पाकिस्तान अपना पहुंच जाता है। इंकरेजिंग रेकलेस फिस्कल बिहेवियर, रेकलेस मतलब केयरलेस, फिस्कल बिहेवियर पाकिस्तान का यहाँ पे दिखता है। ठीक है, एफएटीएफ एक बॉडी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऐसी टेरर फाइनेंसिंग जहाँ पे हो, मनी लॉन्ड्रिंग जहाँ पे हो, ऐसे कंट्रीज को करती है। पाकिस्तान मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ग्रे लिस्ट में पड़ा रहता है। वे फॉरवर्ड क्या है? आईएमएफ की मॉनिटरिंग और रिस्पेक्ट हो, रिफॉर्म लिंक्ड हो, सिक्योरिटी सेफगार्ड हो, मेक फाइनेंशियल सपोर्ट कंडीशनल ऑन ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटी, स्पेंडिंग एंड एक्शन अगेंस्ट टेरर फाइनेंस, मल्टीलेटरल हो, promote coordinated oversight by IMF, FATF and World Bank to ensure long-term stability and। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की बात। With reference to the constitutional provision governing UTs in India, consider the following statement। ये 3 स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए, पॉज करिए, आंसर आज जो पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज करिए, आंसर बताइए। और ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, पीएससी का एक पीवाईक्यू भी है साथ में। इस थर्ड को पढ़िए, फोर्थ को पढ़िए, पॉज करिए, आंसर बताइए। आंसर सारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये कल वाले आंसर्स हैं जो यहाँ, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें आई होंगी। थैंक